नमस्कार, मैं नितिन पांडे ब्यूरोक्रेसी आईएएस पुलिस एंड मिलिट्री एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी उत्तराखंड की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने उत्तराखंड परीक्षा के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समय का ख्याल रखते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खैरागढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? बालो कल्याणचन, उद्योगचन, उद्यानचन या कल्याणचन चतुर्थ। तो 4 ऑप्शन है, तो हम जल्दी से 4 ऑप्शन के उसमें आंसर में जल्दी में बात करते हैं। देखिए, खैरागढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? तो खैरागढ़ की संधि हुई थी उद्योगचंद और देवपाल के मध्य में। देवपाल, जैसे आप सब जानते होंगे कि देवपाल जो था वो डोटी का शासक था। इन दोनों के मध्य में संधि होती है खैरागढ़ की संधि, जिसके अंतर्गत देवपाल उद्योगचंद से कर देना स्वीकार करता है। तो ये थी खैरागढ़ की संधि। अगला प्रश्न है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय हुई थी? तो जैसा कि नायक जाति की उत्पत्ति के उसमें सवाल है, तो इसका आंसर है भारतीचंद। भारतीचंद वो राजा था जिसने डोटी क्षेत्र में आक्रमण किया था और डोटी के शासक और भारतीचंद के मध्य में 12 वर्षीय युद्ध होता है। तो इस 12 वर्षीय युद्ध के दौरान चंद सेना जो होती है डोटी में होती है और डोटी के महिलाओं के साथ वो अभद्रता करती है। तो उनकी जो संतान उत्पन्न होती है वो नायक कहते हैं और नायकों को चंदों की अवैध संतान कहा जाता था। चलिए, तीसरा प्रश्न, गढ़वाल हिल पब्लिक सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से ऑप्शन में बात करते हैं। 1867, 1866, 1888 और 1687। तो गढ़वाल हिल सेफ्टी कमेटी, इसको हम गढ़वाल हिल सेफ्टी कमेटी कहें या गढ़वाल हिल पब्लिक सेफ्टी कमेटी कहें, तो जैसे आपको पता होगा इसके जो संस्थापक माने गए हैं 1867 आंसर है, और संस्थापक के रूप में हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे वो व्यक्ति थे जिन्होंने कुमाऊं की आपदा का विश्लेषण किया था और नैनीताल में भूस्खलन की जांच कराने के लिए समिति बसाई थी जिसका नाम है गढ़वाल पब्लिक हिल सेफ्टी कमेटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमें 2 शब्दों को सीखना है। प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग जो होते हैं इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं जिससे छात्रों के मन में डाउट हो जाए। तो इन्होंने पूछा है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल क्या है। देखिए, अगर हम पूछें कि कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णिम काल क्या था तो उसका आंसर होता है हेनरी रैमजे। लेकिन हमसे पूछा है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल क्या है, तो इसका आंसर होगा बेटन। जॉर्ज बेटन थे, उनके समय को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दास प्रथा का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो जो ये दास प्रथा है इसका आरंभ किया था गोरखों ने। और जैसा कि सभी को ज्ञात होगा, हरिद्वार ऐसा क्षेत्र है जहां पर दासों की बिक्री हुआ करती थी, वहां पर बाजार लगा करता था हरिद्वार में दासों की बिक्री का। ये प्रथा गोरखों के उसमें प्रारंभ हुई थी, वहां पर नवयुवकों को दास बना के बेचा जाता था। तो कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज गोबान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस दास प्रथा का अंत किया था। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं कि गोबान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गोरखों की चली आ रही दिव्य व्यवस्था जो कि उनकी न्याय व्यवस्था से संबंधित थी उसका भी अंत किया था। तो जॉर्ज गोबान के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें, दास प्रथा और दिव्य व्यवस्था का इन्होंने अंत किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, एक हथिया नौला मंदिर कहाँ स्थित है? एक हथिया नौला मंदिर, ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में। देखिए, हमारे उत्तराखंड में 2 समान मिलती हुई चीज़ें हैं, बहुत से उसमें देखा है। जैसे प्रश्न में बात की तो इन्होंने पूछा है एक हथिया नौला मंदिर कहाँ है? तो एक है एक हथिया देवाल और एक है एक हथिया नौला। एक हथिया देवाल जो मंदिर स्थित है वो पिथौरागढ़ में है और एक हथिया नौला जो है वो चंपावत में। तो इसका राइट आंसर होगा चंपावत। चलिए, अगला प्रश्न है, आदिनाथ की संज्ञा किस गढ़वाल शासक को दी जाती है? आदिनाथ की संज्ञा, ऑप्शन है श्याम शाह को, अजय पाल को, बलभद्र शाह को या देवीचंद को। देखिए, आदिनाथ पवार शासकों में अजय पाल वो व्यक्ति था जिसको हम गढ़वाल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी अजय पाल है। अजय पाल जिसको सांवरिक ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है। तो यहाँ से बहुत तरह के प्रश्न निकल सकते हैं कि कौन से पुस्तक में अजय पाल को आदिनाथ कहा है, तो उसका आंसर है सांवरिक ग्रंथ। चलिए, अगला प्रश्न, कौन चंद शासक स्वयं को नारायण कहा करता था? तो कौन चंद शासक स्वयं को नारायण कहा करता था? ऑप्शन है रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, भारती चंद और त्रिमल चंद। देखिए, इसका राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद
जिसको कुमाऊं में चंद शासकों में एक प्रतापी शासक माना गया है और उसकी उपाधि मिलती है नारायण की। बाज बहादुर चंद वो व्यक्ति है जिसने कुमाऊं से जजिया कर लिया था। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानकर, तानकर या तानकर दो नाम से जाना जाता है। तानकर या तानकर ये दो नामों से जाने जाते हैं, किनके द्वारा आरोपित किया था? तो देखिए हमारे इसमें जो गोरखे थे, गोरखों के द्वारा हमारे उत्तराखंड में अनेक कष्टकारी करों को आरोपित किया गया था। तो इन्हीं में से एक कष्टकारी कर था जिसका नाम था तानकर, जो विशेषकर भोटिया जनजाति के उस पर लगता था और बुनकरों में लगता था, जो सिलाई बिनाई का काम करते थे, उनसे जो वसूला जाएगा तानकर। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम गढ़वाल राज्य में आक्रमण किया था? किसने सर्वप्रथम गढ़वाल राज्य में आक्रमण किया था? तो चंदों की हमारे पास एक बहुत विस्तृत सूची प्राप्त होती है, उनकी वंशावलियाँ भी मिल गई हैं। तो वंशावलियों के अनुसार जब हमें पता है कि चंदवंश का संस्थापक जो था सोमचंद को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान चंदवंश का संस्थापक थोरचंद को भी कहते हैं। लेकिन जब हमने वंशावलियों को देखा तो उसमें थोरचंद नंबर 23वें का था। तो प्रश्न है कि कौन चंद शासक था जिसने गढ़वाल में सबसे पहले आक्रमण किया? तो उनका नाम है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद वो प्रथम शासक थे जिनके द्वारा गढ़वाल में आक्रमण किया गया था और उस समय गढ़वाल का तत्कालीन शासक अजयपाल था। तो कीर्तिचंद ने आक्रमण किया था गढ़वाल में, और कीर्तिचंद वो शासक हैं जिनको इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कुमाऊं का सबसे प्रतापी शासक बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल की रात नामक हत्याकांड किससे जुड़ा है? मंगल की रात नामक हत्याकांड, प्रश्न को दोबारा रिपीट करूंगा। मंगल की रात हत्याकांड किस शासक से जुड़ा है? ऑप्शन है हस्तिदल चौतरिया से, अजब सिंह से, अमर सिंह थापा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर बात आके गोरखे में आएगी। गोरखा का जो शासन था हमारे उत्तराखंड में एक दीर्घकालीन शासन था जो कि बहुत अत्याचारी शासन के रूप में जाना जाता है, और उनके इस अत्याचारों को उत्तराखंड में गोरखियाली के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं में से एक उनका सूबा था, उसका नाम है काजी हस्तिदल। उसके द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उनको बोलते हैं अपनी ओर से काजी नरसिंह थापा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो काजी नरसिंह थापा वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंगलवार की रात में पिथौरागढ़, बनकोट और अल्मोड़ा से लगा बागेश्वर क्षेत्र के उसमें से वहाँ पर हत्याएं की थी। उस दिन मंगलवार की रात थी, इसलिए इसका नाम हो गया मंगलवार की रात और काजी नरसिंह का पाला। अगला प्रश्न है अमोघ भूति किस वंश का शासक था? चलिए, तो उत्तराखंड में समय समय पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। तो कुलिंद शासक हम बोल सकते हैं, कुलिंद वंश वो है जो उत्तराखंड में स्थापित होने वाला प्रथम राजवंश था। तो उन्हीं का एक सबसे प्रतापी शासक है अमोघ भूति, जो वही कुलिंद वंश का शासक था अपनी ओर से। अगला प्रश्न है पुंगाड़ी, पुंगाड़ी एक प्रकार का क्या था? देखिए वर्ड आया है पुंगाड़ी, और किसी पुस्तक में आपको पुंगाड़ भी मिलेगा। तो पुंगाड़ का मतलब क्या होता है? पुंगाड़ी का अर्थ होता है भूमि से या खेत से। तो प्रश्न है पुंगाड़ी क्या था? तो पुंगाड़ी जो है एक वो कर का नाम था जो कि गोरखे वसूल लेते थे, और ये किस में लगाए जाते थे? भूमि में, एक ओर से खेत में लगाया जाने वाला टैक्स था, उसको बोलते हैं पुंगाड़ी कर। नेक्स्ट है खलंगा अभिलेख कहाँ स्थित है? खलंगा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो खलंगा अभिलेख स्थित, इसका राइट आंसर है देहरादून में। देहरादून में खलंगा नामक क्षेत्र में, खलंगा नामक मैदान में गोरखे और ब्रिटिश के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्नल जो गिलेस्पी थे वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और गोरखाओं ने भी उनसे अच्छा संघर्ष किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा इस वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने खलंगा नामक स्थान पर एक स्मारक बसा दिया, तो उसको बोलते खलंगा स्मारक, जो किसकी हमें याद दिलाता है? ये गोरखा और ब्रिटिश के मध्य में जो युद्ध हुए थे उसकी स्मृति में स्थापित किया गया है खलंगा स्मारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में पटवारी का पद कब जोड़ा गया? ईयर है 1820, 1819, 1821 और 1823। तो प्रश्न है पटवारी का पद कब जोड़ा गया? देखिए पटवारी के पद टिहरी गढ़वाल में जो लेके आएंगे उनका नाम होगा प्रताप शाह, और कुमाऊं में जो पटवारी का पद लेके आए थे उनका नाम है कर्नल विलियम ट्रेल। कर्नल विलियम ट्रेल इस पद को लेके आए थे वर्ष 1819 में। तो राइट आंसर है इसका 1819, और कौन लेके आया था पूछेंगे तो हम बोलेंगे कर्नल विलियम ट्रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक के समय चंदों की राजधानी का परिवर्तन का जो कार्य किया गया था पूर्ण? तो किस चंद शासक ने चंदों की राजधानी का परिवर्तन का कार्य पूर्ण किया? देखिए हमें पता है चंद शासकों की आरंभिक राजधानी चंपावत में थी, जो कि सोमचंद के द्वारा बसाई गई थी राजबुंगा नामक क्षेत्र में।
तो उस राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करने का जो विचार था वो भीष्मचंद्र के समय आया था। और भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा राजधानी स्थापित करने के लिए वहाँ एक महल का भी निर्माण किया जिसे हम खगमरा दुर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन भीष्मचंद्र की आकस्मिक हत्या कर दी गई थी और उनका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याणचंद वो पूर्ण रूप से राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंदों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत। चंदों की राजधानी को अल्मोड़ा में किसके द्वारा लाया गया? भीष्मचंद्र। और अंतिम रूप से जिसने वहां सुनियोजित तौर पर क्षेत्र बसाया उसका नाम होता है उसका दत्तक पुत्र बालो कल्याणचंद, और किसी पुस्तकों में उसे बलदेव कल्याणचंद कह रखा है। ठीक, अगला प्रश्न है बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1840, 1779, 1778 और 1740। प्रश्न है बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? देखिए उत्तराखंड के एग्जाम में ईयरों से भी जो ईयर होते हैं सन उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बगवाली का युद्ध इंपॉर्टेंट माना गया है। बगवाली का जो युद्ध हुआ था ये ललित शाह के मध्य में हुआ था। ललित शाह वर्सेस मोहनचंद। चंदों के उसमें एक राजा का नाम लेते हैं, उसका नाम था मोहनचंद। तो मोहनचंद के मध्य में हुआ था बगवाली पोखर का युद्ध, और ये युद्ध क्षेत्र में हुआ था अल्मोड़ा में बगवाली पोखर नामक स्थान पे वर्ष 1779 में। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1779। चलिए अगला प्रश्न, नैनीताल शहर को आधुनिक रूप किसके द्वारा दिया गया? नैनीताल शहर को आधुनिक रूप किसके द्वारा दिया गया? तो नैनीताल की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है शाहजहांपुर निवासी पी बैरन को। लेकिन नैनीताल को जो आधुनिकीकरण रूप में किया था, नैनीताल का जो विकास किया गया वो थे कुमाऊं कमिश्नर टॉमस लूसिंगटन। टॉमस लूसिंगटन के द्वारा नैनीताल क्षेत्र को एक शहर के रूप में आधुनिक रूप में विकसित किया। और कर्नल लूसिंगटन वो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी और उनकी समाधि नैनीताल में ही बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हेनरी रैमजे का कार्यकाल क्या था? देखिए फिर से ईयर बेस आया क्वेश्चन, तो उत्तराखंड में ईयर बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न है हेनरी रैमजे का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1856 से 1885, 1857 से 1884, 1840 से 1889 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। हेनरी रैमजे, जैसा कि अभी हमने आरंभिक इसमें बताया था, हेनरी रैमजे को हम कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जानते हैं और कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णिम काल कहते हैं हेनरी रैमजे के उसमें। हेनरी रैमजे थे ये कुमाऊं में लगभग 44 वर्षों से ब्रिटिश सरकार के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन अगर इनका कार्यकाल एज ए कुमाऊं कमिश्नर के रूप में देखा जाएगा तो वो 28 वर्षों का देखा जाता है। हेनरी रैमजे का कार्यकाल था 1856 1856 से लेकर 1884 1884। ईयर आसानी से याद हो सकता है। हेनरी रैमजे ने 28 साल काम किया था। तो हमें पता है 1856 के बाद क्रांति होती है भारत में 1857, तो 1857 से एक वर्ष पहले 1856 से लेकर 1884। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1993, 1888, 1884, 1836। सेंट जोसेफ कॉलेज, देखिए हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर के रूप में उन्होंने उत्तराखंड में बहुत शैक्षिक विश्वविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना की थी। उत्तराखंड को उनके द्वारा एजुकेशन के स्तर में एक बहुत अच्छे उसमें पहुंचाया गया था मुकाम पे। तो सेंट जोसेफ कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1888 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस वर्ष में हुई? अल्मोड़ा जेल, ऑप्शन है 1820, 1817, 1819 या 1821। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी वर्ष 1816 में, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी। और अगर दोनों ही का हम कार्यकाल देखें 1816 1821, तो इन दोनों के टाइम पीरियड में जो कुमाऊं कमिश्नर है उनका नाम है कर्नल विलियम ट्रेल। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल विलियम ट्रेल के समय कुमाऊं में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी वर्ष 1816 में और पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी वर्ष 1821 में। चलिए आगे देखते हैं। नैनीताल में द्वितीय विनाशकारी भूकंप कब आया था? देखिए प्रश्न में यह पूछा गया है नैनीताल में द्वितीय विनाशकारी भूकंप कब आया था, यानी कि द्वितीय यानी कि पहला भी किसी वर्ष में आया होगा। जब पहला नैनीताल में प्रथम वर्ष में नैनीताल में भूस्खलन आया था तो उसकी जांच कराने के लिए पब्लिक हेल्थ सेफ्टी
कमेटी का गठन किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। लेकिन दोबारा से वर्ष 1880 और 81 के मध्य में नैनीताल में पुनः भूस्खलन हुआ था और उस भूस्खलन में लगभग 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी और प्राचीन नंदा देवी मंदिर भी उस भूस्खलन के उसमें से ध्वस्त हो गया था। तो हेनरी रैमजे ने इन कारणों की जांच कराई और कारणों की जांच का हमें यह पता लगा कि नैनीताल में उचित जल की निकासी नहीं है। इसलिए कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा नैनीताल में नहरों का और नदियों का एक पूरा जाल बिछा दिया गया और जिससे पानी का निकासी हो गया और नैनीताल में दोबारा से इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्द्वानी नाम किस वर्ष दिया गया? हल्द्वानी शहर को हल्द्वानी नाम किस वर्ष दिया गया? देखिए, जब हम अभी बहुत जल्दी उत्तराखंड में हम चंद राजवंश को आरंभ करने वाले हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हल्द्वानी शहर की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। तो अभी संक्षेप में बात कर लेते हैं। चंद वंशावलियों में एक शासक का नाम प्राप्त हुआ है, उनका नाम है रूपचंद। तो रूपचंद के द्वारा हल्द्वानी शहर की स्थापना की गई थी और रूपचंद यहाँ पर जो हल्द्वानी क्षेत्र था यहाँ पर हल्दू के पेड़ों की अधिकता थी। तो हल्दू की पेड़ों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को हल्द्वानी नाम दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हल्द्वानी प्रोनाउंस किया जाता है, हल्द्वानी उच्चारित किया जाता है। तो ये 1834 में कर्नल विलियम ट्रेल के द्वारा इस क्षेत्र को हल्द्वानी क्षेत्र दिया गया था। अगर प्रश्न में आएगा हल्द्वानी शहर का संस्थापक कौन था तो हम उसमें मानेंगे रूपचंद था। चलिए अगला प्रश्न, खच्चर सेना किसके द्वारा तैयार की गई थी? खच्चर सेना किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है मोस्ले स्मिथ, हेनरी रैमजे, विलियम ट्रेल और ए और बी दोनों। देखिए, खच्चर सेना का जो विशेष का संबंध है वो उत्तराखंड में बेगार आंदोलनों से है और खच्चर सेना जो तैयार की गई थी ये कर्नल विलियम ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना तैयार की गई थी। लेकिन कर्नल विलियम ट्रेल ने खच्चरों पर अधिक व्यय के कारण इस खच्चर सेना को समाप्त कर दिया था और सामान बोझने का जो कार्य लिया वो उन्होंने कुमाऊं की जनता से लिया था। ठीक है, तो खच्चर सेना में इसमें प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न और भी आ सकता है। इसी तरह से प्रश्न है, रणवीर सेना किनके द्वारा तैयार की गई थी? तो रणवीर सेना जो तैयार की गई थी 1857 के विद्रोह के अंतर्गत कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, काला दिवस किसे कहा जाता है? तिलाली कांड को, खटीमा कांड को, रामपुर कांड को या मसूरी कांड को? देखिए, जो काला दिवस कहा जाता है ये खटीमा कांड की घटना की जाती है। काला दिवस का जो टॉपिक है हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य से है। जब हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य हुआ था तो इसमें अनेक आंदोलनकारियों की जान गई थी, बहुत लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत शहीद हो गए थे। तो उनकी मेहनत के फलस्वरूप ही हम 9 नवंबर 2000 में एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो इसका जो काला दिवस कहा जाता है वो है खटीमा कांड को। अगला प्रश्न है, चमोली में स्थित केदारों की संख्या क्या है? देखिए, प्रश्न पत्र हिस्ट्री का था लेकिन एक क्वेश्चन पौराणिक से आ गया कि चमोली में स्थित केदारों की संख्या क्या है। तो इसमें हम थोड़ा संक्षेप में बात कर सकते हैं। उत्तराखंड में केदारों की संख्या जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो 5 हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ और मदमेश्वरनाथ। 5 नाथ हमारे जो केदार में है, इनको प्रमुख रूप से पंच केदार कहते हैं। तो पंच केदारों की स्थापना के उसमें एक कहानी से संक्षेप में सुन लेते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों को पराजित किया था। तो कौरव पांडव एक ही गोत्र के थे, यानी कि उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। तो गोत्र हत्या के पाप शमन के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव जो थे वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो जहाँ भी पांडव जाते वहाँ से भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते। तो एक समय की बात है, भगवान शिव तपस्या कर रहे होते हैं तो पांडव वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उनमें से जब भगवान शिव तपस्या करते हैं तो वहाँ पर बैलों का एक झुंड भी होता है। तो भगवान शिव स्वयं को बैल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन नकुल सहदेव जो होते हैं उनको आगम का ज्ञान था, वो पहचान जाते हैं कि इस बैल के वेश में भगवान शिव जी हैं। तो वो भीम को इशारा कर देते हैं। भीम काफ़ी बलकाया था, बलशाही वाला व्यक्ति था। तो भीम अपनी दोनों जंघाओं को इस तरह से खड़ा करता है कि वहाँ से एक द्वार का निर्माण हो जाता है और जो शेष बैल होते हैं वो सब उसमें से बाहर चले आते हैं। जब शिव जी की बारी आती है तो भीम शिव जी की पूंछ पकड़ लेता है। तो शिव जी बैल के रूप में परिवर्तित होते हैं अपने आप को। तो शिव जी धरती में समाना चाहते हैं लेकिन भीम उनकी पूंछ पकड़ के खींचते रहता है। तो जब वो पूंछ पकड़ के खींचता है तो भगवान के भगवान शिव जी हैं उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, उनका शरीर खंडित हो जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में इन खंडित स्थलों से शिव के स्थल मिले गए हैं, जैसे केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, वहाँ जो पूजा की जाती है भगवान शिव जी के पृष्ठभाग की। मदमेश्वरनाथ
ये भी रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पूजा की जाती है शिव जी के नाभि अंग की। तुंगनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और यहाँ पूजा की जाती है भगवान शिव जी के भुजाओं की। कल्पेश्वर नाथ, ये हमारा जो पंच केदार में से स्थित चमोली पर स्थित है। यहाँ पूजा की जाती है कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव जी के केशों की। और अंतिम रूप से अगर हम देखेंगे तो रुद्रनाथ, रुद्रनाथ भी चमोली जनपद पर स्थित है और यहाँ पूजा की जाती है शिव जी के रौद्रमुखी। तो अंतिम क्वेश्चन यही था, चमोली में स्थित केदारों की संख्या कितनी है? तो चमोली में स्थित केदारों की संख्या 2 है। 2 कौन से पूछेंगे तो कल्पेश्वर नाथ और रुद्रनाथ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको उत्तराखंड के ये प्रश्न पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के रूप में आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रश्नों को स्तर और अच्छा कर सकते हैं। और जल्दी आपसे हम उत्तराखंड के हमारी पूरी एक सीरीज आरंभ की जा रही है, उससे हम सबसे पहला टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास लेंगे। तो बहुत जल्द हम आपसे दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।